हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स अगेन इन मैथ्स क्लास। बेटा अपना जो रनिंग टॉपिक था वो कोनिक सेक्शन था। लास्ट क्लास में अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी किया था। क्लियर? तो कल मैंने आपको बताया था कि जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किन किन कंडीशंस में तो पेयर ऑफ लाइन को शो करता है, और आज अपन देखेंगे वही जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन किन कंडीशंस में कोनिक सेक्शन को शो करेगा। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक स्टेटमेंट था abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। तो कल आपने जो पेयर ऑफ लाइंस देखा था उसमें इस स्टेटमेंट की वैल्यू 0 आ रही थी। अगर डेल्टा 0 है तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइन लीनियर पेयर को शो करेगा। और उसमें भी फिर मैंने दो कंडीशंस और बताई थी, कब तो वो पैरेलल लाइंस को शो करता है और कब परपेंडिकुलर लाइंस को शो करता है। बट अगर डेल्टा 0 है, ये नेसेसरी कंडीशन है लीनियर पेयर के लिए कि डेल्टा 0 होना चाहिए। क्लियर? बट अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट्स द कोनिक सेक्शन। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर? तो किसी भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करने की नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ये स्टेटमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? अब कोनिक सेक्शन भी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोनिक सेक्शन: सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। क्लियर? तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर a और b 0 हो, इक्वल हो, ध्यान से सुनना, कि x² का कोएफिशिएंट एंड y² का कोएफिशिएंट इक्वल हो एंड h 0 हो, बोले तो x y वाली कोई टर्म ना हो। क्लियर? a इज इक्वल टू b एंड h इज इक्वल टू 0। तो जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो किसका होगा बेटा? सर्कल का होगा। ध्यान रखेंगे कि x² और y² के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, h 0 होना चाहिए। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका इक्वेशन कहलाएगा बेटा? सर्कल का। ध्यान रखेंगे, आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। उसी तरह से अगर h² इज इक्वल टू ab आ जाए, h² इज इक्वल टू ab आ रहा है, तो यही जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला यानी परवलय का होगा। h² इज लेस देन ab आ जाए, h² की वैल्यू ab से कम हो, तो एलिप्स होगा ये, यानी दीर्घवृत्त होगा। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान से सुनते चलेंगे। h² इज ग्रेटर देन ab, अगर h² की वैल्यू ab से ज्यादा है तो ये हाइपरबोला होगा, अति परवलय होगा। यानी ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका होगा उस समय? अति परवलय का यानी हाइपरबोला का। बट h² इज ग्रेटर देन ab, ये नेसेसरी कंडीशन हो गई किसकी? हाइपरबोला के लिए। एंड a प्लस b इज इक्वल टू 0 हो, h² इज इक्वल टू ab हो, साथ ही साथ a प्लस b भी कितना होना चाहिए? 0 हो। तो और ये ऑर्थोगोनल हाइपरबोला होगा। ऑर्थोगोनल हाइपरबोला यानी समकोणीय अति परवलय। इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। फिलहाल आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें भी कौन किस किस कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब ही यही हो गया कि कोनिक सेक्शन का इक्वेशन है। उसमें भी फर्स्ट कंडीशन सर्कल के लिए हो गई, सेकंड कंडीशन पैराबोला, थर्ड इलिप्स एंड ये हाइपरबोला, और ये ऑर्थोगोनल हाइपरबोला। क्लियर? तो याद रखोगे कि अगर कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वेश्चन आ सकता है कि पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स या सर्कल में से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है या लीनियर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनकी कंडीशन को टेस्ट करेंगे आप। ओके? उसके बाद बेटा वापस चलते हैं अपन कोनिक सेक्शन पर। तो कोनिक सेक्शन का एक कॉमन डेफिनेशन है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपने सुना होगा लोकस, लास्ट क्लासेस में या 10th में या कहीं आपने लोकस ऑफ ए पॉइंट के बारे में स्टडी किया होगा। तो लोकस क्या चीज है कि किसी भी पॉइंट का वे ऑफ पॉइंट जो किसी गिवन रिस्ट्रिक्शन या गिवन कंडीशन को हर हाल में फॉलो करता है या सेटिस्फाई करता हो। जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, कि ये कोई पॉइंट है, क्लियर, मूविंग पॉइंट है ये, और ये मूव इस तरह से कर रहा है कि ये पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस गिवन लाइन से हमेशा कैसा रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। ये कंडीशन अप्लाई कर दी गई कि ये जो पॉइंट इस तरह से मूव करे, वापस सुनेंगे, ये पॉइंट इस तरह से मूव करे कि इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम लाइन हमेशा कैसा रहना चाहिए? इक्वल, यानी सेम आना चाहिए। तो ये यहां आ गया, फिर हमने डिस्टेंस चेक किया, बोले इसी की इक्वल है। यहां आया, फिर डिस्टेंस चेक किया, इसी की इक्वल है। यहां आया, फिर डिस्टेंस चेक किया, बोले इसी की इक्वल है। और इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करा दे। तो ये जो वे बन रहा है, ये जो पाथ बन रहा है, इस पाथ या इस वे को ही क्या बोलेंगे? लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट P, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू गिवन लाइन। क्लियर?
अगर ये P इस तरह से मूव करे कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम गिवन लाइन सेम रहे, तो इसका जो लोकस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और वह स्ट्रेट लाइन इस गिवन लाइन के कैसी होगी, पैरेलल होगी। हिंदी मीडियम वाले समझेंगे, लोकस को बोलते हैं बिंदु पथ। तो किसी भी बिंदु का बिंदु पथ, पथ का मतलब रास्ता, क्लियर। तो किसी भी बिंदु का वो रास्ता जो दी गई कंडीशन को हमेशा पालन करता हो, दी गई कंडीशन को फॉलो करता हो। तो यहां ये पॉइंट इस तरह से मूव करे कि इसका इस दी गई रेखा से दूरी हमेशा कैसी हो, समान हो। तो जैसे ये पॉइंट यहां आ गया तो डिस्टेंस इसकी इक्वल है, यहां आया तो इक्वल, यहां आया, और इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करा दे तो एक रास्ता बन रहा है ना, ये पाथ बन रहा है ना, क्लियर। इस पथ को ही क्या बोलेंगे, इस P का बिंदु पथ, जो कि एक सरल रेखा है और इस दी गई रेखा के कैसी है, समांतर है। तो लोकस का मतलब तो जानते हैं, लोकस का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट का वे जो किसी दी गई रिस्ट्रिक्शन को हर कंडीशन में फॉलो करता हो, क्लियर। तो उस वे को ही क्या बोलेंगे, लोकस ऑफ अ पॉइंट, क्लियर। यहां पर भी आप देखोगे कि जो सर्कल हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे परवलय हो, ये सबके सब किसी ना किसी पॉइंट के लोकस है। अब लोकस है, कब तो सर्कल होगा, कब पैराबोला होगा, तो इनकी कंडीशंस डिफरेंट है, बस ये ध्यान रखेंगे। एक तो दिमाग में सेट कर लीजिए कि सर्कल, पैराबोला, यानी जितने भी कोनिक सेक्शन है वो किसी न किसी पॉइंट के, किसी मूविंग पॉइंट के लोकस हैं। अब किस कंडीशन क्या है, बस ये चेक करनी है अपन को। तो लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये डेफिनेशन इन सभी के लिए अप्लाई होगी। तो लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट विच मूव्स इन प्लेन सच दैट ratio of its distance from a fixed point and from a fixed line remains constant is called conic section। तो जैसे ये कोई पॉइंट P है, मूविंग पॉइंट है, और ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, तो इस P का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, एंड ये कोई स्ट्रेट लाइन है, क्लियर। और इस P का डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, जानते हैं आपने स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर पढ़ा था। तो किसी भी पॉइंट का किसी स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। और डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट फाइंड करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे। यहां इसका कोऑर्डिनेट दे रखा होगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, जबकि इस लाइन से डिस्टेंस जब फाइंड करना है तो इसका कोऑर्डिनेट तो होगा ही होगा। इस लाइन का इक्वेशन दे रखा होगा, तो इक्वेशन सपोज ax प्लस by प्लस c है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर देंगे ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वापस देखोगे ये P कोई मूविंग पॉइंट है, तो इस P का इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और इस P का इस फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशो, यानी PS और PM, इन PS और PM का रेशो अगर कांस्टेंट आ रहा है, जैसे P यहां था तो ये रेशो फाइंड आउट किया आपने, P यहां आ चुका है तो ये PS और PM फाइंड किया, P यहां आ गया फिर PS और PM को फाइंड किया, P यहां आया तो फिर PS और PM का रेशो फाइंड किया। तो ये रेशो हर हाल में कांस्टेंट और इक्वल आना चाहिए। P इस तरह से मूव करे, वापस सुनेंगे हिंदी मीडियम वाले, P इस तरह से मूव करे कि P का इस स्थिर बिंदु से और इस स्थिर सरल रेखा से दूरी का अनुपात अगर समान और कांस्टेंट आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो पथ बन रहा है, ये जो वे बन रहा है, दिख रहा है आपको, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करा दिया, तो इस पथ को ही कोनिक सेक्शन बोलते हैं, क्लियर। मैंने यहां लिखा हुआ भी है कि लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट P which moves in plane such that ratio of its distance from a fixed point यानी PS, clear, and from a fixed line PM remains constant is called conic section। यानी PS और PM, यानी P कहीं पर भी हो बट ये रेशो कांस्टेंट यानी सेम आना चाहिए, तब हम कहेंगे इस P का जो लोकस है, इस P का जो बिंदु पथ है वो एक कोनिक सेक्शन होगा। और इस कांस्टेंट, इस रेशो को अपन E से रिप्रेजेंट करते हैं और E को कहा जाता है एसेंसिटी, और हिंदी मीडियम वाले समझ जाएंगे उत्केंद्रता बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे, ये जो रेशो है E जो कि एसेंसिटी है, इसको उत्केंद्रता कहा जाता है। और हिंदी मीडियम वाले डेफिनेशन लिखोगे कि उस बिंदु का बिंदु पथ जिसकी किसी स्थिर बिंदु से दूरी व स्थिर सरल रेखा से दूरी का अनुपात सदैव नियत रहे, कोनिक सेक्शन कहलाता है, शांकव कहलाता है। हिंदी में कोनिक सेक्शन को शांकव बोलते हैं, शांकव कहलाता है, क्लियर। तो PS अपॉन PM कांस्टेंट है जो कि E कहलाता है, एसेंसिटी होता है। इस PS अपॉन PM इज इक्वल टू E, तो ये जो लोकस बन रहा है इसी को कोनिक सेक्शन कहा जाता है। बेटा ये जो फिक्स्ड पॉइंट है S, मैंने S से शो किया हुआ है, ऐसे ही आपको शो करना है, इसको बोलते हैं फोकस। फिक्स्ड पॉइंट S को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। जबकि फिक्स्ड लाइन जो है
इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। फिक्स लाइन को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। हिंदी में फोकस को बोलते हैं ध्रुव, क्लियर। और डायरेक्ट्रिक्स को क्या बोलते हैं? नियता। बात समझ में आ गई क्या? उसके बाद एक ये जो लाइन है ये फोकस से बेटा पास हो रही है, देखो ये जो लाइन है इस फोकस से तो पास हो रही है, जबकि डायरेक्ट्रिक्स पर कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो वो लाइन जो फोकस से पास हो और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो उसको एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन बोलते हैं, क्लियर। अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन, क्लियर। ये एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन सर्कल के भी लिए, पैराबोला, सब में आना है और सब में थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस होंगे, वो जब आप इंडिविजुअल इन सबको पढ़ेंगे तो क्लियर होता जाएगा। फिलहाल ये कॉमन पॉइंट्स हैं कोनिक सेक्शन के लिए। फर्स्ट डेफिनेशन को याद रखेंगे, उस पॉइंट का लोकस जिसका किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस एंड फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशो अगर कांस्टेंट है तो ये जो लोकस होगा, इस पॉइंट P का जो लोकस होगा वही कोनिक सेक्शन होगा। इस पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट को अपन फोकस बोलते हैं, ऐसे शो करना है, जबकि फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और वो लाइन जो फोकस से पास हो, डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो, उसको एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन कहा जाता है, क्लियर। अब इस E के अकॉर्डिंग, इस PS अपॉन PM के अकॉर्डिंग ये कई बार तो सर्कल होगा, पैराबोला होगा, इस E की कंडीशन के अकॉर्डिंग इलिप्स होगा और हाइपरबोला होगा। तो वो E की कंडीशन क्या है उसको एक बार देखते चलिए। तो नोट डाल के लिख लेंगे बेटा, इफ E इज इक्वल टू 1, अगर E 1 आ जाए, यानी ये सॉरी पहले 0 आ जाए। अगर E 0 आ रहा है, 0 कब आ रहा है? जब PS 0 हो जाएगा, क्लियर। तब हम कहेंगे कि ये जो कोनिक सेक्शन है वो सर्कल होगा, ओके। अगर E 0 आ रहा है तो कोनिक सेक्शन क्या हो जाएगा बेटा? सर्कल होगा। एंड E इज इक्वल टू 1 आ जाए, यानी ये रेशो 1 आ जाए। बात समझ में आ रही है ना? अगर PS अपॉन PM इज इक्वल टू 1 हो जाए, यानी E 1 हो जाए, तो ये पैराबोला होगा। तो एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला, तो E हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल कितना? 0। थर्ड नंबर पर है बेटा E इज लेस देन 1 हो जाए। अगर E लेस देन 1 है तो आप क्या बोलोगे कि ये इलिप्स होगा, क्लियर। एंड E इज ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये हाइपरबोला होगा। तो सभी का कॉमन डेफिनेशन हो गया कि उस पॉइंट का लोकस जिसका फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन से रेशो कांस्टेंट रहता हो उसको कोनिक सेक्शन बोलते हैं, उस रेशो को एसेंसिटी बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट को फोकस ऑफ कोनिक सेक्शन बोलते हैं एंड फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, क्लियर। और वो लाइन जो फोकस से पास हो वह डायरेक्ट्रिक्स में परपेंडिकुलर हो, एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन बोलेंगे। E अगर 0 है तो कोनिक सेक्शन सर्कल होगा, E अगर 1 है तो पैराबोला होगा, E लेस देन 1 है तो इलिप्स होगा, E इज ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला होगा, क्लियर। अब अपन इंडिविजुअल जाएंगे, एक बार पहले तो सर्कल पे जाएंगे, फिर हाइपर पैराबोला पर, फिर इलिप्स पर, फिर हाइपरबोला पर। तो आपने सर्कल का तो मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन था बताया हुआ था, सर्कल की जो एक्सरसाइज है 12.1 उसको सॉल्व भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन पैराबोला पर जाएंगे, और अगर सर्कल वाली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं आए हो, जो डाउट्स हो, वो मेरे से पूछ लेंगे। कल की क्लास में अपन पैराबोला से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।